ठीक है संध्या, आपकी ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे हैं? सर प्राचीन इतिहास, राजनीति शास्त्र और शिक्षा शास्त्र। ओके, एंड योर ऑप्शनल इज PSIR ना? जी सर। एंड व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज नोन एज साइंस? सर जो विज्ञान की परिभाषा है वो यह है कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं। सर अगर इसी तरीके से जो पॉलिटिकल फिनोमेनन होते हैं, वो चाहे लिबर्टी की बात हो, इक्वलिटी की बात हो, थिंकर्स की बात हो, जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित है, अगर हम उसी का क्रमबद्ध तरीके से एक क्लासीफाई करके उसको अगर अध्ययन करते हैं तो वो भी अक्सर साइंस के क्षेत्र में आ जाता है, इसे साइंस बुला सकते हैं। तो फिर और अर्थशास्त्र को अर्थ विज्ञान कह सकते हैं? जी सर, कह सकते हैं। ठीक है, किसी तो भी चीज़ का अर्थ विज्ञान कहीं तो नाम नहीं लिखता उसका? सर नाम नहीं आता है। अच्छा ठीक है। मुझे एक बात बताइए आप कि भारत के आसपास जी सर। जो उसके पड़ोसी हैं, जी सर। तो भारत के लिए अच्छा एक बेहतर समृद्ध पड़ोसी अच्छा होगा या बहुत डिस्टर्ब पड़ोसी अच्छा होगा? सर एक बेहतर समृद्ध पड़ोसी अच्छा होगा। मान लीजिए पाकिस्तान बहुत समृद्ध हो गया। जी सर। वो तो हमें और परेशान करेगा। जी नहीं सर, संभावना कम हो जाती है। कैसे? सर क्योंकि जब एक गरीब देश होता है तो वहाँ के नेता अपनी जनता को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए हर बार एक सहारा होता है, युद्ध का सहारा लेना या बगल वाले देश पर सारी जिम्मेदारी डाल देना कि उनकी वजह से हम पिछड़े रह गए। लेकिन जहाँ एक समृद्ध देश होता है तो सर जो इसका एक पक्ष तो ये भी हो सकता है कि समृद्ध देश है तो टेरर फंडिंग खूब करे, सर गरीब है तब हथियार खूब खरीदे और दूसरे देश में जी सर। डिस्टर्बेंस और पैदा करे। संभावना इस बात की हो सकती है कि नहीं? सर हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम देखी गई है। जब इतिहास हम देखते हैं तो इसकी संभावना कम ही है। ठीक है सर। जी संध्या जी। जी सर। मुझे लगता है काफ़ी समय बाहर वेट करना पड़ा आपको। जी कितना सर। देर वेट किया आपने? सर आधे घंटे से क्या थोड़ा कर रही थी बाहर? सर बैठे थे, फैमिली भी है, बात कर रहे थे, हंस रहे थे। अच्छा, बाकी कैंडिडेट से भी कुछ बात हुई? हाँ एक कैंडिडेट थे, उनसे थोड़ी बात हुई। सर अभी इंटरव्यू है तब तक। अच्छा, अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है? जी सर अर्बन क्षेत्रों में नक्सलिज्म इस समय बढ़ रहा है। जो खासकर जो इंटेलेक्चुअल्स अर्बन क्षेत्र में, कुछ इंटेलेक्चुअल्स उनका झुकाव जो है वो माओइज्म, लेफ्टिज्म और मार्क्सिज्म इन सब आइडियोलॉजी के तरफ दिख रहा है। तो सर इसी को बोल रहे हैं अर्बन नक्सलिज्म। क्या रीजंस हैं कि अर्बन नक्सलिज्म आजकल बढ़ रहा है? सर सरकार के प्रति जो उनका गुस्सा होता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ एक नाराज़गी उनकी होती है और उस पर उसको सुना नहीं जाना एक वजह ये है। इसके अलावा सर जो ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से रेडिकलाइजेशन हो रहा है सर, दूसरा ये है कारण। अच्छा, अभी आपने बात करी लेफ्टिज्म की। जी सर। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है? हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लेफ्ट विंग एंड द राइट विंग? जी सर, राइट विंग सामान्यतः सर कंजर्वेटिव माना जाता है, जो रूढ़ी परंपरा इन सब जो एक सामान्य व्यवस्था चल रही है उसे बना के रखना चाहते हैं, उसमें चेंज नहीं लाना चाहते हैं सर। ये एक सामान्य परिभाषा है राइट विंग की। लेफ्ट विंग जो है वो जो सामान्य व्यवस्था चल रही होती है, हमेशा इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने की कोशिश उसमें रहती है और एक ऐसा समाज जिसमें हर कोई समान हो, इस तरीके की व्यवस्था लाने की कोशिश की जाती है। संध्या जी, मैं देख रहा हूँ आजकल ब्लैक सी जो है वो काफ़ी जियोपॉलिटिक्स का एक सोर्स बना हुआ है। जी सर। बता सकती हैं कि इसकी जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है ब्लैक सी की, उसके बारे में कुछ बोलेंगी? जी सर, ब्लैक सी सर ये जो क्षेत्र पड़ता है टर्की के ऊपर है, ईरान टर्की के ऊपर है, इधर यूक्रेन है सर, जो एक बाल्कन क्षेत्र है यूरोप में सर, उस क्षेत्र में आ जाता है ये। और एक रसिया के लिए ये एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, इसके थ्रू वो वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में जा सकता है। तो इसका काफ़ी महत्व है सर रसिया यूक्रेन वार में भी। इसीलिए मतलब एक कारण तो ये भी है कि रसिया अगर यूक्रेन को विजिट कर लेता है तो एक्सेस मिल जाएगा ब्लैक सी के थ्रू फिर मेडिटेरेनियन सी तक। अच्छा, बाल्कन एरिया की भी आपने बात करी। जी सर। बाल्कन रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? सर बाल्कन एरिया में रोमानिया, बल्गारिया, यूक्रेन और सर अल्बानिया और बोस्निया हर्जेगोविना और सर कई देश और आते हैं। अच्छा, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर अभी हुई है, जी सर, ये वॉर इंडिया के लिए, मतलब इस वॉर से इंडिया क्या लेसन्स ले सकती है? कुछ टैक्टिकल लेसन्स इंडिया को मिले हैं क्या इस वॉर से? रसिया यूक्रेन वार से सर लेसन इंडिया को कोई लेसन मिलता है इससे? सर ये लेसन मिल सकता है कि गुटबंदी में नहीं जाना चाहिए। कहीं न कहीं जो यूक्रेन का एक पक्ष है नाटो में सम्मिलित होने का, उसने और ज़्यादा उकसाया है रसिया को आक्रमण करने के लिए। अच्छा, क्या ऐसा नहीं है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ है जी सर
इसने कहीं ना कहीं चाइना को एक रास्ता दे दिया है कि अब वो ताइवान को एनेक्स कर ले अपने साथ। जी सर, ये एक न, क्योंकि इन युद्धों के माध्यम से ये समझ में आता है कि पूरा विश्व कुछ नहीं कर सकता। अगर एक मजबूत राष्ट्र जो है वो एक कमज़ोर राष्ट्र पर आक्रमण कर देता है तो कहीं ना कहीं विश्व ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाएंगे और उस देश से अपने रिश्ते खराब कर लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर एक मजबूत राष्ट्र है तो कहीं कहीं ये चाइना को उकसाता है कि वो भी इस तरीके के कदम उठा सकता है। अच्छा, तो मतलब चाइना को ताइवान को एनेक्स कर लेना चाहिए फिर? सर करना नहीं चाहिए सर, ये मैं ये बता रही हूँ कि ऐसी जो गतिविधियाँ हैं वो दूसरे देश को भी एक रास्ता प्रदान कर देती हैं कि वो भी कल को इस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, सलीम सर। संध्या जी सर। जो सर से ही हम आगे बढ़ते हैं, जी सर। जो रूस यूक्रेन वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है, जी सर। आप उसको देखते हुए ये बताइए कि इस युद्ध के तहत क्या रूस की स्थिति वैश्विक स्तर पर कमज़ोर नहीं हुई है? जी सर, रूस की स्थिति कमज़ोर हुई है वैश्विक स्तर पर। तो क्या आधार इसको हम मानेंगे, किस आधार पर ये बात कहेंगे कि वाकई में कमज़ोर हुई है रूस की स्थिति और अमेरिका उससे कहीं आगे अब निकल चुका है? सर रूस की स्थिति तो कमज़ोर हुई है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि अमेरिका इस वजह से कहीं आगे निकल चुका है। कहीं ना कहीं अमेरिका की स्थिति भी कमज़ोर हुई है इस युद्ध के कारण, क्योंकि एक जो सुपर पावर की पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई अमेरिका की। वो इस युद्ध को रोकने में नाकाम रहा और यूक्रेन को जितनी सहायता पहुंचनी चाहिए थी उतना नहीं पहुंचा पाया। यूक्रेन अब लगभग कगार पे है कि रसिया उसको जीत ही ले, काफ़ी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जा चुका है। तो सर दोनों की स्थिति कमज़ोर हुई है। इस युद्ध से, चूँकि आपकी SIR के भी स्टूडेंट है, इस युद्ध से जो विश्व का सैन्य मार्केट है जी सर, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर और बढ़ेगा, और बढ़ेगा सर। चलिए ये बताइए कि सार्क जिस तरह से मृत प्राय पड़ा हुआ है, जी सर, आपको नहीं लगता कि अब बिम्स्टेक द्वारा इसको रिप्लेस कर देना चाहिए? सर दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना महत्व है। बिम्स्टेक सर अपने आप में कई राष्ट्रों को नहीं शामिल करता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और सर बिम्स्टेक का अलग महत्व है, सार्क का अलग महत्व है। ये सर रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, इसके बारे में बताइए। सर गुजराल डॉक्ट्रिन जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी को निर्देशित करने के लिए एक डॉक्ट्रिन दिया गया है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि अगर हम किसी राष्ट्र की हेल्प कर रहे हैं तो उसमें एक नॉन रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। मतलब कि हमें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि वो राष्ट्र हमें इसके बदले कुछ ना कुछ दे। एक जो फिलॉसफी होती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कि बिना फल की इच्छा किए आप सामने वाले की सहायता कीजिए। सॉफ्ट नेशन हम किस तरह के देशों को कहेंगे? सॉफ्ट नेशन सर इस बारे में जानकारी नहीं है, सॉफ्ट पावर की जानकारी है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है ODOD, क्या है ये? सर ODOP तो सुना है। ODOD सॉरी सर जानकारी नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। जी सर। अगर किसी अंधे व्यक्ति से आप कैंची मांगेंगे जी सर। तो कैसे मांगेंगे? अंधे व्यक्ति से सर बोल देंगे कैंची दे दीजिए, ठीक है, पर वो सुनाई तो देता है उसे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम आपको बुलाते हैं फीडबैक के लिए। जी सर, थैंक यू। ओके।